हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आपकी दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होने वाली हैं। एक आपका यूपी आरओ परीक्षा जो री एग्जाम होगा, जो हो सकता है कि जून या जुलाई में किसी भी समय हो सकता है, पहली परीक्षा। और दूसरी परीक्षा आपकी यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 जो 12 अक्टूबर को है। और इन दोनों ही परीक्षाओं के लिहाज से आपको पता होना चाहिए आपका यूपी का बजट जो लेटेस्ट 2025-26 का आया हुआ है। तो ये आपके वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी के द्वारा 2025-26 का जो बजट प्रस्तुत किया गया था, ये था आपका दोस्तों 20 फरवरी 2025 को। लेकिन यहां पर हम इस पूरी 35 पेज की पीडीएफ को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि जिस तरीके से मैं हमेशा करंट अफेयर्स बजट की चीजों को लेकर आपके लिए हैंड रिटन नोट्स तैयार करता हूं, उसी हैंड रिटन नोट्स को पढ़ेंगे। और टोटल केवल 6 पेजों में सारा बजट का इंपॉर्टेंट चीज, चाहे वो डाटा हो, चाहे वो धनराशि हो, या फिर पिछले बजट की जो आर्थिक समीक्षा हो, या और भी महत्वपूर्ण चीजें, ये सब कुछ हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो आपकी दो महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हो सकता है 40 से 45 मिनट चाहे 1 घंटे की क्लास होगी, लेकिन एक ही क्लास में पूरा का पूरा बजट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे कि मैंने इस तरीके से आप लोगों के लिए बजट को तैयार कर दिया है। यहां पर ये हम लोग यूपी बजट पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश बजट जो आपका 2025-26 का है। अगर आप पेज नंबर की बात करेंगे तो आप पेज नंबर देख सकते हो, 1 पेज नंबर, 2 पेज नंबर, इसी तरीके से हम लोग टोटल 6 पेजों में ये सारा बजट पढ़ लेंगे कि किस प्रकार से हमारे बजट के इंपॉर्टेंट घटक हैं। और यही वीडियो आपके यूपी बजट के लिए सफिशियंट होगी। इसके बाद मैं सेंट्रल बजट भी बना दूंगा, इकोनॉमी सर्वे भी बना दूंगा, और उसकी भी क्लास आपके लिए मिल जाएगी। इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन की, अगर आप इस बजट के हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, या फिर अलग से कोई भी हमारे प्रीलिम्स ओरिएंटेड नोट्स, या फिर मेंस ओरिएंटेड नोट्स, या फिर प्रीलिम्स और मेंस के लिए, तो यहां पर आप देख सकते हो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, यूपी पीसीएस, आरओ री एग्जाम, बिहार पीसीएस, अदर स्टेट पीसीएस, आपको कंप्लीटली हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स यहां पर मिल जाएंगे। हमारी टीम से आप परचेस कर सकते हो। अगर आप प्रीलिम्स के लिए स्पेशली चाहते हो तो परिणाम शॉर्ट नोट्स के नाम से आपको कैटेगरी मिलेगी। प्रीलिम्स और मेंस जो बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर होता है, यहां पर आप तपस्या नोट्स को देख सकते हो। और मेंस आंसर राइटिंग के लिए आप जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, या फिर यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6, इन सभी के कंप्लीटली हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे। कहां से मिलेंगे? कंप्लीट जानकारी आपको इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके लेनी होगी। और साथ ही साथ आप जो यूपी बजट की मेरे साथ क्लास करने वाले हैं 2025-26 की, ये भी बहुत ही कम प्राइस में आपको 6 पेज की पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या देखना है दोस्तों, यूपी बजट के बारे में हम बात कर रहे हैं। यूपी बजट में क्या, पहली चीज आपको जो पता होनी चाहिए, क्योंकि कई इस बार का अगर आप पेपर देखोगे ना, जो 22 दिसंबर 2024 में हुआ था, बिल्कुल ही फैक्ट पूछ रखा था, इतना घुसा घुसा के फैक्ट पूछा था कि पूछो मत। आयोग पता नहीं क्या रट्टू तोता बनवा रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जितने भी पूरे 10 साल के जो पेपर देखे, कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं बजट से, वहां से प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं। यहां देखोगे आप 20 फरवरी 2025 को प्रस्तुत किया गया वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी के द्वारा। तो कब प्रस्तुत किया गया ये पता होना चाहिए पहली चीज। तो 20 फरवरी को दोस्तों प्रस्तुत कर दिया गया हमारे 2025-26 का बजट। साथ ही साथ सुरेश खन्ना जी के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया 9वां बजट था। कौन सा था? 9th नंबर का यह बजट था, क्योंकि 2025-26 का 26-27 का जो बजट पेश करेंगे वो हो जाएगा 10वें नंबर का। और हमारे उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के नेतृत्व में 10 साल भी कंप्लीट कर लेगी। अभी 9 साल कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि 2017 में इनका इलेक्शन हुआ था। ठीक है, तो कौन सा बजट रहेगा? 9वें नंबर का रहेगा। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बजट का आकार क्या है, क्योंकि ये प्रश्न डायरेक्टली 2022 में यूपी पीसीएस के द्वारा पूछा गया था, कि डायरेक्टली प्रश्न पूछा गया था बजट का आकार वगैरह करके। तो यहां पर आपको बजट का जो आकार है, या तो आप इस तरीके से डिजिट में याद रख सकते हैं कि 8,08,736.06 करोड़ रुपए, या फिर आप इस तरीके से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए, क्योंकि दशमलव के बाद ये जो धनराशि है ये 6 लाख रुपए की है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको पढ़े क्या। तो 8,08,736 करोड़ 6 लाख रुपए का बजट प्रस्तुत किया गया है, जो कि पिछली बार का जो बजट था ना 2024-25 से, उस बजट से 9.8% अधिक है। कितनी वृद्धि है दोस्तों? 9.8% वृद्धि अधिक है। तो पिछली बार का बजट कितना था दोस्तों, ये भी तो याद होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा। तो 7,36,437 करोड़ रुपए। हालांकि पॉइंट में भी एक और वैल्यू लिखी हुई थी, लेकिन लगभग आपको ये याद होना चाहिए कि 7,36,437 करोड़ रुपए जो थे, उससे 9.8% वृद्धि के साथ इस बार का बजट बनाया गया 8,08,000। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक और लाइन इसमें आती है। वो लाइन क्या है दोस्तों, कि
इस बार की जो बजट में है क्या नई योजनाएं भी शामिल की गई? बिल्कुल, पिछली बार भी लगभग 24,000 कुछ रुपए की योजनाएं शामिल की गई थी, 24,000 करोड़ की। इस बार भी आपकी 28,478.34 करोड़ रुपए की नई योजनाओं को शामिल किया गया है। तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि यूपी पीसीएस के लिए कि यूपी के बजट में लेटेस्ट जो है कि कितने प्रकार की योजनाएं शामिल की गई और कितनी धनराशि की टोटल, तो आपको पता होना चाहिए 28,478.34 करोड़ रुपए की नई योजनाएं शामिल की गई। कौन कौन सी वो योजनाएं शामिल की गई हैं उन्हें मैं आगे डिटेल से आपको डिस्कस कर दूंगा। अब यहां पर भाई ये देखो, ये एक तरीके से व्यय है सरकार का। क्या है ये? इसकी व्यय करने की धनराशि, ठीक है, कि कितना व्यय किया जाएगा? 8,08,736.06 करोड़ रुपए। लेकिन इस व्यय में सरकार प्राप्तियां कितनी कर रही है? तो इन्होंने लिखा है कि जो सरकार को टोटल जो प्राप्ति हो रही है वो होगी 7,79,242.65 करोड़ रुपए। हालांकि ये डिजिट आपको इस क्लास को सुनने के बाद याद हो पाए ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन पैटर्न याद हो जाएगा कि हमें किस तरीके से कौन कौन सी चीजों को समराइज करना है, ताकि आप पीडीएफ लेके आप बार बार रट सकते हो। और ये 2-3 पेपर में काम आएगा ही आएगा। आरओ परीक्षा, पीसीएस परीक्षा, मेंस भी अगर आप दोगे यूपी पीसीएस 2024 का, तो वहां पे भी ये आंकड़े आप मेंशन कर सकते हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो क्या समझ में है कि जो प्राप्तियां हैं दोस्तों वो होगी 7,79,242.65 करोड़ रुपए। अब अगर आप 8,08,000 से लेके इस प्राप्ति की अगर बात करोगे तो इनके बीच में गैप देखने को मिल रहा है, वही आपका प्रमुख रूप से घाटा हो जाएगा। राजकोषीय घाटा नहीं, घाटा कहलाएगा इस वित्तीय वर्ष का। तो ध्यान देना, उसमें जो प्राप्तियां हो रही हैं, एक तो रहेगी राजस्व प्राप्ति, क्योंकि किसी भी सरकार की सबसे अधिक जो प्राप्ति होती है वो राजस्व प्राप्ति होती है, पूंजीगत प्राप्ति कम होती है। राजस्व प्राप्ति कितनी है? लगभग 6,62,690.93 करोड़, और पूंजीगत जो प्राप्ति होगी वो होगी 1,16,55,551.72 करोड़ रुपए। तो हमें जो प्राप्ति हो रही है दोस्तों 7,79,242, इस प्राप्ति में भी राजस्व प्राप्ति अलग कर दी मैंने, पूंजीगत प्राप्ति अलग कर दी। लेकिन फिर कहूंगा कि जो टोटल व्यय करने का आंकड़ा है, जो हमारा बजट है और जो हमारी रिसीविंग है, प्राप्ति है, उन दोनों में एक गैप देखने को मिल रहा है, और यही गैप क्या होता है? यही घाटा कहलाता है। हालांकि घाटे की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हो कि जो हमारे बजट का घाटा होगा वो हो जाएगा 29,493.41 करोड़ रुपए। ये घाटा कहां से आ रहा है? जो 8,08,000 लगभग बजट है प्रस्तुत किया गया व्यय करने के लिए, और 7,79,000 के आसपास रिसीविंग होगी हमारी। तो यहीं से आप काउंट कर सकते हो कि जब माइनस करोगे तो 29,493.41 करोड़ रुपए। ये तो वो घाटा हो गया जो सरकार ने प्रस्तुत किया कि हम अनुमानित करते हैं कि हमें इतनी प्राप्तियां मिल जाएंगी 7,79,000, और हम बजट में व्यय कर रहे हैं 8,08,000, ठीक है। लेकिन अगर हम राजकोषीय घाटे की बात करें मेरे दोस्त, तो 91,399.80 करोड़ रुपए, ये हमारा राजकोषीय घाटा केवल एक वर्ष का नहीं होता, ये 2-3 वर्षों का लगातार चल रहा होता है, क्योंकि सरकार किसी भी वर्ष अपने राजकोषीय घाटे को पूरा कंप्लीटली खत्म नहीं कर पाती, जीरो नहीं कर पाती है। तो जो पिछले घाटे होते हैं और जो नए साल के घाटे होते हैं वो सभी एक में जुड़ते जाते हैं। इसी को फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। क्या कहते हैं? फिस्कल डेफिसिट, अर्थात राजस्व घाटा। सरकार का राजस्व में घाटा कितना हो रहा है, या राजकोषीय घाटा कह देते हैं। तो राजकोषीय घाटा कितना हो रहा है? 91,399.80 करोड़ रुपए है, जो कि कंप्लीटली जो हमारे ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी जो हमारे राज्य की है उसका 2.97% है। अच्छा, हमारे जो राज्य की जीडीपी है वो कितना है? लगभग 27 लाख करोड़ रुपए अनुमानित है। कितनी अनुमानित है? 27 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित है जीडीपी। अभी मैं आगे आपको बता दूंगा इसके बारे में भी। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको फोकस किया गया है बजट में कि इस बार सरकार पूंजीगत व्यय पर कुल बजट का लगभग 20.5% यानी 20.5% खर्च कर रही है। अब पूंजीगत व्यय क्या होता है दोस्तों? ऐसा व्यय होता है जिसके रिसीविंग यानी प्राप्तियों की कोई उम्मीद नहीं होती। ये जन कल्याण के लिए लगाए जाते हैं, जैसे अस्पतालों का निर्माण कराना, स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण कराना, एजुकेशन बिल्डिंग को रेनोवेट करना, या एग्रीकल्चर के लिए होता है। बहुत सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार किया था जिसमें एक्सप्रेस वे वगैरह हो गए, जो आज तो पैसा लगा रही है सरकार, लेकिन उसका जो रिटर्न होता है कि लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, सरकार के राजस्व में वृद्धि होगी, सरकार की व्यवस्था अच्छी होगी, ये सब लॉन्ग टर्म में रिटर्न देती हैं। तो इसीलिए इसको पूंजीगत व्यय कहा जाता है। और जो भी देश या जो भी राज्य अपने बजट का पूंजीगत व्यय सबसे ज्यादा खर्च करता है, वहां के लोग ज्यादा खुश होते हैं, ज्यादा सुखी रहते हैं, क्योंकि उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, रोजगार के संसाधन उपलब्ध होंगे, रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी, वृद्धावस्था फैसिलिटी बहुत सारी उनके लिए प्राप्त होती है।
तो हमारी राज्य सरकार ने इस बार के कुल बजट का 20.5%, अगर देखा जाए तो 8 लाख के लगभग बजट है, और अगर आप उसका 20% अगर आप निकालोगे तो मान के चलो 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का किस पे जा रहा है, पूंजीगत व्यय में जा रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। बजट घाटा मैंने समझा दिया, राजकोषीय घाटा भी समझा दिया, जो हमारे जीडीपी का 2.97% है। अब यहां पर जो बजट प्रस्तुत किया गया सुरेश खन्ना जी के द्वारा, उसमें कुछ उद्देश्य थे, किस वर्ग को लक्षित करेंगे और क्या टाइटल रहेगा या टैगलाइन रहेगी। तो जाहिर सी बात है, बजट में कभी भी नहीं लिखता है कि भाई अमीरों को फायदा दिया जाएगा। बजट में गरीबों को फोकस किया जाता है, किसानों को फोकस किया जाता है, युवा को फोकस किया जाता है, महिलाओं को फोकस किया जाता है कि किस प्रकार से हम गरीबों का कल्याण कर सकें, किसानों की इनकम दुगनी कर सकें, युवाओं को रोजगार स्वरोजगार से जोड़ सकें और महिलाओं का उत्थान या महिला सशक्तिकरण कर सके। इन 4 ग्रुपों में समर्पित है। और बजट की जो टैगलाइन है कि वंचित को वरीयता, यानी जो वंचित लोग हैं, सामान्यतः गरीब, किसान, युवा, महिला, ये सभी वंचित लोग हैं और इनको ही वरीयता दी गई है इस बार के बजट में। तो ये जो इंपॉर्टेंट धनराशि थी वो तो आपने समझ ली। अब यहां पर हम बात करेंगे कि बजट का जो आवंटन किया गया है, कौन कौन से क्षेत्र में कितना रुपया दिया गया है। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाना, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, क्योंकि इसी प्रकार की मैं अपडेट्स आपको लेकर आता हूं, क्लासेस कराता हूं, जो आपके पीसीएस के लिए, यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। प्रॉपर हैंड रिटन शॉर्ट नोट से ही कंप्लीट क्लास कराई जाती है। अब जैसे अगर आप इसको देखोगे कि जो पूरा बजट का जो आवंटन किया गया वो 5 सेक्टर में किया गया। जैसे बुनियादी ढांचे में पूरे बजट का कितना प्रतिशत खर्च किया गया है, 22%। बुनियादी ढांचे में क्या क्या चीजें आएंगी इसको हम लोग अभी डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा, सेकंड नंबर पे शिक्षा के लिए भी इन्होंने 13% जो है कि खर्च किया है। तीसरा आता है कृषि और संबद्ध सेवाएं, जो कृषि होती है और उससे संबंध यानी एग्रीकल्चर और इससे अलाइड जो सर्विसेज होती हैं उस पे 11%, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हेतु 6% और सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हेतु 4%। अब ध्यान देना, आयोग क्या करेगा, आपसे इसी 5 पॉइंट पर लेके एक प्रश्न बना देगा। क्या प्रश्न बना देगा मेरे दोस्त, कि सबसे पहले आपको यह बताना है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्तमान में 2025-26 के बजट की जो धनराशि है, इसमें बुनियादी ढांचे पे कितना खर्च किया जा रहा है, शिक्षा पे कितना खर्च किया जा रहा है, कृषि पे कितना खर्च हो रहा है, चिकित्सा पे कितना खर्च हो रहा है, इसको एक क्रोनोलॉजी के साथ लगाइए, सबसे ज्यादा से कम। तो बुनियादी ढांचे पे 22%, शिक्षा पे 13%, कृषि और संबद्ध सेवा 11%, चिकित्सा पे 6%, सामाजिक सुरक्षा पे 4%। तो ये क्रम के साथ मैंने लिख दिया। पूरा बजट मैंने जो है कि इसमें समराइज कर दिया, बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब चलते हैं हम इन सभी क्षेत्रों पर एक एक करके डिटेल से डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बुनियादी ढांचा और शहरी विकास, क्योंकि शहर में ही ज्यादातर विकास किया जाएगा, बुनियादी ढांचे पे जो हम फोकस करेंगे। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पे कि प्रदेश में अब बुनियादी ढांचे में क्या क्या आता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। बुनियादी ढांचे में सामान्यतः बिजली उत्पादन करना आ जाता है, सड़कों का निर्माण करवाना होता है, घरों का निर्माण करना होता है, आवास वगैरह का, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में और भी एक्सप्रेसवे वगैरह, ये सभी चीजें बनवानी होती है। इस बार स्पेशली 4 महत्वपूर्ण नए एक्सप्रेसवे प्रस्तावित किए गए। और आपको पता है कि हमारा जो उत्तर प्रदेश है, ये सड़कों के परिवहन को लेकर, एक्सप्रेसवे को लेकर पूरे देश में नंबर 1 है। और नो डाउट भाई, अगर आपने एक्सप्रेसवे यूज किए होंगे, कभी उस पे गाड़ी लेकर गए होंगे, तो आपका समय और संसाधन दोनों में बचत होती है। मैंने जैसे आगरा एक्सप्रेसवे को भी यूज किया, ग्रेटर नोएडा से जो आगरा तक जाता है, फिर वहां से मैंने कानपुर और लखनऊ वाले जो हाईवे हैं, इटावा होते हुए जाते हैं, उन पे भी मैंने अपनी बाइक राइड किया, 4 व्हीलर वगैरह। तो इस तरीके से बहुत सारे एक्सप्रेसवे हैं हमारे यूपी में। अभी गंगा एक्सप्रेसवे देखो क्या कर रहा है, मेरठ से प्रयागराज को जोड़ रहा है, यानी पश्चिमी यूपी से पूर्वी यूपी को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो गया, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो ये जो एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं आपके समय को बचाते हैं, साथ ही साथ जाम वगैरह शहर में नहीं जाना पड़ता, और आपका जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जो भी आप यूज करते हैं तेलों का, उसकी भी बचत करता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। पहला जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है दोस्तों, वो क्या होगा, फर्रुखाबाद से होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे हरदोई के कौसिया तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। समझने वाली बात क्या, मैं समझाता हूं। देखो, आगरा से जो है कि एक एक्सप्रेसवे आपका लखनऊ की ओर जाता है, ठीक है, लखनऊ की ओर जाता है, और यहीं पे फर्रुखाबाद पड़ता है। जैसे मान लो कि आगरा से, ये रहा आगरा, और यहां से एक एक्सप्रेसवे जाता है लखनऊ के लिए, ठीक है, जो कानपुर भी जाता है और एक लखनऊ। इसी बीच आपको एक फर्रुखाबाद नाम की एक जगह देखने को मिलेगी। अब क्या किया जा रहा है, इसी के पैरेलल एक मेरठ से होते हुए जो है कि गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है, जो प्रयागराज में है। तो क्यों ना लखनऊ के पास जो हरदोई शहर है, इन दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए। तो भैया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे जो फर्रुखाबाद शहर है, वहां से निकलते हुए हमने क्या किया
कि हरदोई का एक क्षेत्र है, कौसिया नाम का एक गांव है, इनके बीच एक कनेक्टिविटी दे दी और ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, तो इसको भी निर्मित किया जा रहा है। इससे क्या होगा कि लोगों को एक और कनेक्टिविटी मिल जाएगी गंगा एक्सप्रेसवे पे पहुंचने की। और इसके लिए जो प्रस्तावित धनराशि है वो 900 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। कितना है दोस्तों? 900 करोड़ रुपए। तो धनराशि याद भले ना रहे, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि एक एक्सप्रेसवे कहां जोड़ा जा रहा है। दूसरा, अगर हम देखें, विंध्य एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। विंध्य कहां पे है? विंध्याचल, जो कि मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का मंदिर है, त्रिभुजाकार क्षेत्र में इस मंदिर को भी विकसित किया जा रहा है। इस पर भी मैं आगे बताऊंगा आपको, जो सामाजिक सुरक्षा, धर्म वगैरह के काम होंगे उसमें। तो विंध्य एक्सप्रेसवे का जो निर्माण होगा उसमें क्या, गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ना है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि मेरठ से निकलते हुए जो गंगा एक्सप्रेसवे, ये कहां तक जा रहा है? प्रयागराज तक जा रहा है। अब यहां पर प्रयागराज तक तो आ गए, तो क्यों ना हम प्रयागराज से आगे बढ़ते हुए मिर्जापुर, वाराणसी और वहां से चंदौली और फिर यहां से सोनभद्र, इसके बीच में भी एक कनेक्टिविटी दी जाएगी और इसका जो नाम रखा गया है, ये रखा होगा विंध्य एक्सप्रेसवे। अगर आपके पास उत्तर प्रदेश का मैप होगा तो जरूर देखिएगा उत्तर प्रदेश का मैप, ताकि आपको इस वीडियो के साथ समझ में आ जाएंगी चीजें। और इसको निर्मित करने के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। आगे देखते हैं हम, गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तारीकरण योजना। देखो, एक तरफ उसने क्या किया, प्रयागराज से आगे बढ़ाया इसको विंध्य एक्सप्रेसवे के नाम से, जिसमें मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली और सोनभद्र को जोड़ा है। लेकिन इधर मेरठ को क्या कर रहा है, उत्तराखंड के हरिद्वार जो शहर है, क्योंकि हरिद्वार जो आपका आता है मेरठ, बिजनौर, संभल और इन सभी क्षेत्रों से होते हुए मुरादाबाद, रामपुर होते हुए जो है कि आप हरिद्वार के लिए कनेक्टिविटी ले सकते हो। तो यहां पर मेरठ से हरिद्वार को जोड़ दिया जाएगा और इसके लिए भी 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो ये भी गंगा एक्सप्रेसवे का हिस्सा है, लेकिन इसको विस्तारीकरण का नाम दिया गया। चौथा, आपका बुंदेलखंड को रीवा एक्सप्रेसवे से जोड़ा जाएगा, यानी कि जो रीवा एमपी का क्षेत्र आता है वहां पर जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और इसके लिए भी 50 करोड़ प्रस्तावित है। तो इस प्रकार से 4 इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा, बुनियादी ढांचे में 4 नए एक्सप्रेसवे जोड़े जा रहे हैं। लेकिन क्या केवल एक्सप्रेसवे होंगे? नहीं, और भी चीजें तैयार होंगी। जैसे आप देखोगे लखनऊ शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास हेतु 5 करोड़ प्रस्तावित है। धनराशि याद ना रहे चलेगा, लेकिन आपसे अगर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भाई एआई सिटी कहां बनाई जा रही है, तो आपको बताना है लखनऊ में सर प्रस्तावित की गई 5 करोड़ रुपए की धनराशि के साथ। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे। यहां पर अभी हम लोग ये सेक्शन नंबर 1 का मतलब बुनियादी ढांचा और शहरी विकास पर ही हम लोग कवर कर रहे हैं। यहीं पर साइबर सुरक्षा में टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क अर्थात प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क की स्थापना की जाएगी, जिसमें 3 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। हालांकि बजट में ये कहीं भी मेंशन नहीं था कि किस शहर में स्थापित किया जाए। जैसे एआई सिटी तो बता दिया गया लखनऊ में होगा, लेकिन इसके बारे में नहीं बताया गया। बस इतना समझ लो कि साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए प्रौद्योगिकी अनुवाद अनुसंधान पार्क को ओपन किया जा रहा है। साथ ही साथ राज्य में उत्तर दक्षिण कॉरिडोर के विकास हेतु सड़कों के चौड़ीकरण योजना शुरू की जा रही है। अब उत्तर दक्षिण कॉरिडोर क्या हो गया, जैसे उत्तर में अगर आप देखोगे तो लखीमपुर खीरी हो गया, पीलीभीत हो गया, रामपुर हो गया, बरेली हो गया, ये जो नेपाल और उत्तराखंड के बॉर्डर है। साथ ही साथ अगर आप दक्षिण में देखोगे तो जो बुंदेलखंड के रीजन है, जैसे झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, ये जो क्षेत्र है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए सड़कों का चौड़ीकरण किया जाएगा। क्या होगा, सड़कों को चौड़ा किया जाएगा, यानी 4 लेन 6 लेन में कन्वर्ट किया जाएगा और 200 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित है। ध्यान रखना कि ये एक्सप्रेसवे से अलग है, ठीक है। अब बात करते हैं, इसी तरीके से एक और इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया कि राज्य सड़क निधि से सड़कों के रखरखाव के लिए 3000 करोड़ रुपए तथा निर्माण के लिए 2800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। अब आप कहोगे सर सड़क और एक्सप्रेसवे में अंतर है क्या? बिल्कुल, एक्सप्रेसवे आपके नाम से ही दिख रहा है कि यहाँ पे गाड़ियों की जो स्पीड होगी 120-130 किलोमीटर की होगी, जो कि पर घंटे में पहुंचेंगी। ये स्पीड पकड़ के जाएंगी फर्राटेदार, और इसमें टोल टैक्स वगैरह सभी कुछ लगता है। लेकिन जो सड़कों का निर्माण होता है, एक जिले से दूसरे जिलों में भी तो सड़कों की कनेक्टिविटी दी जाती है। पहले तो यही होता था एक्सप्रेसवे से पहले। तो उन सड़कों को आज भी मेंटेन रखना है, उन सड़कों को आज भी बनाना है। ये सामान्यतः 2 लेन होती है, यानी एक तरफ से गाड़ी जाएगी और दूसरी तरफ से गाड़ी आएगी। इनके बीच में कभी कभी डिवाइडर देखने को मिलता है, कभी नहीं देखने को मिलता, ऐसे ऐसे क्षेत्रों में रहती है। तो इनके रखरखाव के लिए 3000 करोड़ और जो नई सड़कें प्रस्तावित होंगी इनके लिए 2800 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। देखो, कुछ ऐसी धनराशियां जो आपको याद रखना होगा, क्योंकि आयोग ने दिखाया है 22 दिसंबर को कि भाई पेपर में कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आ जाए चलेगा।
प्रदेश में असफल 1750 नलकूपों के पुनर्निर्माण हेतु 200 करोड़ व्यवस्था तथा डार्क जोन में असफल 569 नलकूपों के लिए 9 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो हमें यह देखना है कि हमारे प्रदेश में कितने नलकूप हैं, ट्यूबवेल हैं जो अब बिल्कुल खराब हो चुके हैं, जहां से पानी वगैरह नहीं निकल रहा, तो सिंचाई हमारी बाधित हो रही है। तो ऐसे जो नलकूप हैं लगभग 1750 है और इनको रिनोवेट करने के लिए, पुनर्निर्माण करने के लिए 200 करोड़ रुपए प्रस्तावित। ठीक इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी डार्क जोन वाले रीजन होते हैं जो बुंदेलखंड वगैरह जैसे क्षेत्र होते हैं जहां पे बिल्कुल भी पानी की उम्मीद नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में जो 569 नलकूप खराब हो चुके हैं, इनको भी सही करने के लिए 9 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना, इसके लिए 1100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। अब होगा क्या, यूपी पीसीएस जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, 2024 का मेंस लिखेंगे, 25 का भी लिख सकते हैं जब प्रीलिम्स हो जाएगा तो वहां पे आप ये मेंस के डाटा को मेंशन कर सकते हो। स्पेशली पेपर 6 में दिया गया है आपकी ज्योग्राफी के अंतर्गत सिंचाई परियोजना। सिंचाई परियोजना में आप इस एग्जांपल को मेंशन कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 में राज्य सरकार के द्वारा लघु सिंचाई परियोजना शुरू की गई है। उसके लिए 1100 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है, जिससे सिंचाई की व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी। तो ऐसे ही आपको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए क्या करना है दोस्तों, गंगा के प्रदूषण को कम करने के लिए 67 सीवरेज संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई और कुल स्वीकृत धनराशि 14,823 करोड़ रुपए है। जैसे नमामि गंगे जो प्रयोग प्रोजेक्ट चल रहा है, भारत सरकार का नमामि गंगे है, या गंगा जल का जो है कि शुद्धिकरण करने के लिए, तो गंगा में जो प्रदूषण है या फिर इसमें जो गंदे नाले के जो पानी आते हैं, जो इंडस्ट्रीज के पानी आते हैं, उनको बाधित किया जाएगा। इस तरीके से 67 सीवरेज संबंधी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है और कुल स्वीकृत धनराशि कितनी, 14,823। अभी आपको लगेगा सर इसमें यूपी का इकोनॉमी सर्वे क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो यूपी का अलग से कोई इकोनॉमी सर्वे नहीं आता है, सरकार के द्वारा बजट में ही अपनी उपलब्धियों को गिना दिया जाता है। लेकिन अगर अलग से जो आता है ना, तो 1-2 साल पीछे होता है। मैंने वेबसाइट पे कल ही चेक किया था, मुझे तो नहीं मिल पाया। अगर आपको मिल जाएगा तो प्लीज आप मुझे हमारी टीम का जो व्हाट्सएप नंबर है वहां पे सेंड कर दीजिएगा, तो मैं उसके भी नोट्स इसी में कंपाइल करके एक क्लास बना दूंगा। नो हेडक रहेगी, ठीक है, कोई हेडक नहीं रहेगी। अदरवाइज मैं भी वेबसाइट पे विजिट करूंगा, देखूंगा यूपी गवर्नमेंट वेबसाइट पे, अगर मिल जाता तो मैं उसको बना दूंगा। आगे देखते हैं टॉपिक पे। बाकी इसकी पीडीएफ या फिर और भी किसी प्रकार के नोट्स लेने हैं तो मैंने डिटेल आपको स्टार्टिंग में बता दी कहां से मिलेगा, उसे फॉलो कर लेना। 2024-25 के बजट में प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के लिए 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। देखो ये योजना क्या है, स्वरोजगार से जोड़ने के लिए है युवाओं को, जो कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, इसको पिछली बार के बजट 2024-25 में प्रस्तुत कर दिया गया था, तब ये नई योजना थी। इस बार इस योजना के लिए 1000 करोड़ रुपए जो है कि प्रस्तावित किए गए। अच्छा, इस योजना का बेनिफिट क्या है, देखो इसमें क्या होता है, युवाओं को लोन प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन वो गारंटी मुक्त होता है और ब्याज मुक्त होता है, यानी कोई भी कोलेटरल नहीं रखना होता है। जैसे अभी आप अगर कोई लोन लेने जाते हो तो बैंक आपसे पूछता है कि गिरवी आप क्या रख रहे हो। मान लो आपने लोन का पेमेंट रीपेमेंट नहीं किया, पैसा नहीं दिया, तो हम किस तरीके से आपसे पेमेंट निकाल पाएंगे। तो कोई ना कोई चीज आप डॉक्यूमेंट, घर, जमीन, गाड़ी, कुछ तो गिरवी रखते हो, लेकिन यहाँ पे कोई भी चीज कोलेटरल के रूप में, गारंटी के रूप में कुछ नहीं रखना है और ना ही कोई ब्याज लगेगा। ब्याज मुक्त आपको जो है कि फ्री मिलेगा, इंटरेस्ट फ्री आपको लोन मिलेगा। और इसमें ये टारगेट रखा गया कि हम प्रति वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना की जाए, जिससे ये जो लक्ष्य है ये पूरा हो सकेगा और जो प्रदेश में रोजगार भी क्रिएट हो सकेंगे। भाई 1 लाख अगर सूक्ष्म उद्योग स्थापित होंगे तो 1 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिल गया। लेकिन कोई भी जो माइक्रो इंडस्ट्रीज होती है, मिनिमम 3 से 4 लोगों की उसमें जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से 4 से 5 लाख लोगों को रोजगार प्रति वर्ष मिल सकेगा। लेकिन उनके लिए जो बजट किया गया, 1000 बजट का आवंटन किया गया है। और आगे देख लेते हैं यहाँ पर, और आगे हम देखते हैं तो मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए 225 करोड़ रुपए दिए गए। कितने दिए गए? 225 करोड़ रुपए दिए गए। अब यहां पर प्रधानमंत्री मित्र योजना, आपने सुना होगा, जो टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है। कितने स्थापना हो रही है? 7 राज्यों में स्थापित किए जा रहे हैं, जिसमें हमारा जो यूपी का है उसमें लखनऊ और हरदोई के बीच में एक बॉर्डर है, ठीक है। इस तरीके से लखनऊ और हरदोई के बीच में एक छोटा सा कस्बा है संडीला नाम का। इसी संडीला में यहाँ पे इसको निर्मित किया जा रहा है। कई एकड़ में जमीन ली जा चुकी है और उसमें इस पार्क को स्थापित करने के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। प्रदेश में 30,000 करोड़ के निवेश के साथ 8 डाटा सेंटर पार्क की स्थापना की जाएगी और जिसकी क्षमता 900 मेगावाट क्षमता का लक्ष्य है। तो ये वो डाटा सेंटर पार्क है। पहले 3 की उम्मीद थी कि पहले 3 डेटा पार्क स्थापित किए जाएंगे, लेकिन अब उसको बढ़ा के 8 डेटा सेंटर पार्क स्थापित किए गए।
देखिए कुछ योजना ऐसी हैं जो पिछली साल की, लेकिन बजट में मेंशन किया गया था, यानी बजट में वित्त मंत्री ने जो विधानसभा है उसमें प्रस्तुत करते समय इस चीज पे फोकस किया है, इसलिए ऐसा हो सकता है कि पिछली साल की योजनाओं को भी पूछा जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश सेमीकंडक्टर नीति 2024 पेश की गई है, और इस तरह उत्तर प्रदेश आपका देश में चौथा राज्य हो गया जो सेमीकंडक्टर यूनिट्स को लगाने के लिए क्या कर रहा है, बजट या पॉलिसी प्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले गुजरात राज्य ने किया था कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर आए थे, सेमीकंडक्टर की नीति लेकर आए थे 2022 या 21 के नाम से, और 5 वहां पे प्लांट भी लग चुके हैं, साड़ंद में सबसे अधिक लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर पॉलिसी लेकर आने वाला उत्तर प्रदेश कौन सा राज्य हो गया, चौथे नंबर पे हो गया। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति जो कि 2022 में आई थी, अब इसको क्यों मेंशन किया गया, इसको बजट में इसलिए मेंशन किया गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 अलग अलग प्रोजेक्ट आ रहे हैं, एक झांसी में और एक जालौन में आ रहा है सौर ऊर्जा को निर्मित करने के लिए। तो यहां पर वित्त मंत्री जी ने क्या किया, इस योजना को या इस पॉलिसी को भी क्या किया, इस नीति को हाईलाइट किया है बजट में कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022, इसके तहत ये लक्ष्य है कि अगले 5 वर्षों में हम 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन वो कौन सी होगी, वो सौर ऊर्जा से उत्पादित होगी। कितनी होगी, सौर ऊर्जा से, जिसमें इन्होंने कहा कि अयोध्या को हम आदर्श सौर सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, 16 नगर निगमों को हम सौर सिटी के रूप में डेवलप कर रहे हैं, नोएडा को भी हम सौर सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमने क्या किया इस बार के बजट में दोस्तों, इस बार के बजट में झांसी में 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की प्रस्तावित कर दिया गया। और ये जो है कि साथ ही साथ कोल इंडिया लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत निगम निगम लिमिटेड द्वारा संयुक्त रूप से जालौन में भी 500 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित है। तो दो जगह हो गई, झांसी में देखिए 200 मेगावाट की जो है कि प्रस्तावित है सौर ऊर्जा संयंत्र, और कोल इंडिया लिमिटेड के सहयोग से जालौन में 500 मेगावाट का सौर ऊर्जा परियोजना प्रस्तावित किया गया है। तो ये उसी चीज को प्राप्त करने के लिए वो जो लक्ष्य है हमारा कि अगले 5 वर्षों में 2027 तक हमें कंप्लीट कर लेना है, तो ये 2 अलग अलग जो है कि प्लांट लगाए जा रहे हैं जिससे सौर ऊर्जा में वृद्धि हो सके। साथ ही साथ इन सौर ऊर्जा के संरक्षणकर्ताओं को सूर्य मित्र कहा गया है। क्या कहा गया, सूर्य मित्र। तो यहां पर इन्होंने सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत कहा कि इस वर्ष 2025-26 के वित्तीय वर्ष में हम 3000 सूर्य मित्रों को कौशल प्रशिक्षण देंगे, जो इनकी देखरेख भी करेंगे, रख रखाव करेंगे, साथ ही साथ उनको इसके माध्यम से रोजगार भी प्राप्त हो सकेगा। क्या प्राप्त होगा, रोजगार प्राप्त होगा। क्लियर होगी बात। अच्छा, एक और पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं एससीआर। जैसे हम लोग एनसीआर पढ़ते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन पढ़ते हैं, दिल्ली और उसके आसपास के जो 3 राज्य हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां से बहुत सारे जिलों को मिलाकर एक एनसीआर बनाया गया, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया। ठीक है, उसी तरीके से हमारे योगी जी का भी एक मत आया कि हम क्यों ना स्टेट कैपिटल रीजन बना दे, क्षेत्र के आधार पे, राज्य के आधार पे। तो इन्होंने 6 जिलों को शामिल किया। वो 6 जिले कौन से होंगे, लखनऊ देखिए मुख्यालय रहेगा, लखनऊ के पास सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, बाराबंकी। तो ये सभी जो 5 जिले हैं जो लखनऊ से सीमा साझा करते हैं और लखनऊ इन्हीं से घिरा हुआ है, तो यही टोटल 6 जिलों को मिला के एससीआर का गठन किया जाएगा, जिसके लिए अधिनियम ऑलरेडी 2024 में ला दिया गया था। और इसका जो अध्यक्ष होगा दोस्तों, ये मैंने पिछले बजट में बढ़ाया था कि चीफ मिनिस्टर इसके अध्यक्ष होंगे एससीआर के, स्टेट कैपिटल रीजन के। इज इट क्लियर। आगे चलते हैं। अभी देखिए, अभी हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं ना, ये सभी चीजें हम किस में पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं बुनियादी ढांचा और शहरी विकास में, जिसमें हम लोगों ने 22% तक लगभग इस बार बजट में देखा आवंटन किया गया। साथ ही साथ और उपलब्धियां भी बताई गई, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना जो शहरी स्तर पे किया गया है, उसमें सरकार ने कहा है कि 17 लाख आवास जो हमने लाभार्थियों को आवंटित करी। पूरे उत्तर प्रदेश में अब तक 17 लाख आवास बन चुके हैं, जिसे हमने शहर के स्तर पर आवंटित कर दिया। ग्रामीण स्तर पे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस पे 36 लाख जो आवास थे वो बन चुके हैं और उसको भी आवंटित कर दिया गया। कई बार होता है कि एग्जामिनर इसको डायरेक्टली पूछ लेगा, भैया प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत अब तक उत्तर प्रदेश में कितने आवास लाभार्थियों को आवंटित किए गए, तो शहर में आ जाएगा 17 लाख, ग्रामीण में आ जाएगा 36 लाख। क्लियर है। अमृत योजना 2.09 के तहत अब तक 39 लाख पेयजल कनेक्शन प्रदान कर दिए गए। अब पेयजल भी क्या, आधारभूत सुविधा है भाई, पानी की व्यवस्था कर देना आधारभूत सुविधा में तो आएगा, बुनियादी ढांचे में ही आएगा। तो इस तरीके से आपको ये चीजों को समझ लेना है। तो अमृत योजना 2.0 के तहत अब तक 39 लाख पेयजल कनेक्शन प्रदान कर दिए गए। साथ ही साथ इस बार नगर निकायों यानी शहरी बाढ़ को कम करने के लिए, जो शहर में जल निकासी की समस्या है, जो शहर में बाढ़ आ जाती है, तो शहरी बाढ़ और वर्षा जल निकासी योजना
योजना प्रारंभ की गई है, जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। और ध्यान रखना कि ये दोस्तों इस बजट की नई योजना है। कैसी योजना है? ये न्यू स्कीम है। इसमें लिखा है कि शहरी बाढ़ एवं वर्षा जल निकासी योजना प्रारंभ की गई है। इस बार के बजट में 1000 करोड़ रुपए धनराशि दी गई है। साथ ही साथ और इसमें हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री हरित सड़क अधोसंरचना विकास योजना, यानी कि मुख्यमंत्री हरित सड़क अधोसंरचना विकास योजना शहरी के तहत 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। यानी कि शहरों में जो सड़कें हैं उनको हरित सड़क में कन्वर्ट किया जाएगा, क्योंकि उनके चारों तरफ किनारे किनारे बीच में पट्टी के रूप में एक पेड़ों की पूरी श्रृंखला लगेगी, और उस पट्टी में जो पेड़ लगेंगे, जो उसका संरक्षण करता होगा, जो उसके लिए माली होगा, हर एक चीज के संरक्षणकर्ता को मिला के शहर के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। समझ में आ रही बात? देखो इस तरीके से हमें चीजों को कवर करना है। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने इसको प्रेजेंट किया ताकि आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे बजट की आपके पास पीडीएफ होगी, आप उससे मिला के देख लेना। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है, एक भी फैक्ट मैंने छोड़ा नहीं है। यहां देखोगे जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। हालांकि इसको मैं आगे लिखा भी है कि 2 अक्टूबर 2024 को महात्मा गांधी जी की जयंती पर इसको प्रारंभ किया गया, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में मल्टीपर्पज डायमेंशन, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होती है, वहां से लगभग 5.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले थे। नीति आयोग की रिपोर्ट जो आई थी, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने सोचा क्यों ना हम इस गरीबी को जीरो कर दें, तो इसके लिए एक अभियान शुरू किया गया, जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान, और इसके लिए इस वर्ष 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उसी तरीके से मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 34 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए बजट आवंटन किया गया 5372 करोड़ रुपए। कितना है दोस्तों? 5372 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। और कितना लक्ष्य रखा गया है? 34 करोड़ मानव दिवस सृजन करने का। अब आप कहोगे सर 5 साल में 34 करोड़ कहां से हो पाएंगे? एक साल में ही। तो यहां पे 34 करोड़ लोगों को जो है कि रोजगार देने की बात हो रही है। ठीक है। अब आप कहोगे सर हमारे यूपी की जनसंख्या ही कम है, तो देखो यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मैं और डिटेल से बता दूंगा। वीडियो के लास्ट तक आप बने रहोगे तो बता दूंगा कि कैसे बना है। एक और लास्ट पॉइंट हमारा कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के लिए 2045 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। तो इस तरीके से आपका बुनियादी ढांचा वाला, जिसमें 22% लगभग खर्च किया गया था, वो आपका ऑप्शन कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो दूसरा सेक्शन आ रहा है वो है हमारा शिक्षा व्यवस्था। क्या है दोस्तों? शिक्षा व्यवस्था। और हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि इस बार के बजट में शिक्षा व्यवस्था पर लगभग 13% आवंटन किया गया। कहां कहां पे किया गया समझते हैं। देखो, प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। जो प्राइमरी स्कूल होते हैं, जो कक्षा 1 से 5 तक होते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, फिर जो अपर प्राइमरी होते हैं कक्षा 6 से 8 तक के बच्चे, तो यहां पर देखोगे क्लास 1 to 8 इसके दौरान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जो बुनियादी सुविधा है उसके विकास के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। जैसे बहुत सारे विद्यालयों में बाथरूम नहीं है, शौचालय की समस्या है, बहुत सारे विद्यालयों में रैंप की समस्या है, बहुत सारे विद्यालय में आप देखोगे कि व्हाइट बोर्ड की दिक्कत है, फर्श बैठने के लिए नहीं है, और बेंच वगैरह नहीं है, पंखे नहीं है, पानी पीने के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो इन सभी व्यवस्थाओं को बेहतर करने के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। उसी तरीके से समग्र शिक्षा अभियान कार्यक्रम के लिए 666 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। और एक इंपॉर्टेंट चीज, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एनसीसी प्रशिक्षण अकादमी का निर्माण दोस्तों गोरखपुर में हुआ है, और इसकी और व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश राज्य में एनसीसी प्रशिक्षण केंद्र कहां खोला गया, प्रशिक्षण एकेडमी जो है कि कहां खोली गई है, तो आपको बताना है गोरखपुर में बताना है। ध्यान देना कि ये यूपी का कोई अलग से करंट नहीं बता रहा हूं, ये केवल और केवल बजट बता रहा हूं, और बजट में आपको धनराशि कुछ ना कुछ याद करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसी में हमारे पॉइंट आ जाएंगे। अब आगे देखते हैं, जैसे प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के संचालन के लिए 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। अब ये क्या है? जब 23 जुलाई को निर्मला ताई जी ने एक बजट प्रस्तुत किया था दोस्तों, 23 जुलाई 2024 में, क्योंकि उस साल इलेक्शन था, तो इन्होंने जो है कि अंतरिम बजट पेश किया था फरवरी में, लेकिन कंप्लीट बजट 24 जुलाई को पेश किया गया था। उसमें एक योजना थी कि हायर एजुकेशन, जो कि आपकी ग्रेजुएशन कर रहा हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो, पीएचडी या एमफिल वगैरह कोई कर रहा है, तो इनको 1 लाख रुपए लोन देने की व्यवस्था, शायद 1 लाख रुपए या 10 लाख रुपए, एक बार करेक्ट कर दीजिएगा प्लीज आप लोग कमेंट करके। तो उस 1 लाख या 10 लाख रुपए जो भी है उसको लोन देने की व्यवस्था की जा रही है। तो मोदी जी ने अक्टूबर में इस योजना को लॉन्च कर दिया था। तो भाई अब राज्य सरकार को भी लॉन्च करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी तो बहुत सारे लोग हैं जो हायर एजुकेशन में, तो उनको भी अगर ऋण की व्यवस्था चाहिए तो कहां से करेंगे? तो उसके लिए प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
और आगे देख लेते हैं हम लोग कि मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना के लिए 100 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है कि मुख्यमंत्री प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना। इसी तरीके से स्कूटी योजना इस बार बहुत चर्चा में कि रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के तहत कॉलेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। इसमें 3 महत्वपूर्ण बातें आ रही हैं। पहली कि जो लड़कियों का जो ड्रॉप आउट रेशियो बढ़ रहा है कि प्राइमरी स्कूल छोड़ देती हैं, अपर प्राइमरी छोड़ देती है, इंटर कॉलेज तक के बाद वो शादी कर लेती हैं, फैमिली उनके दबाव पे शादी कर देती है, तो बहुत सारी लड़कियां हायर एजुकेशन में नहीं जा पाती, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, डॉक्टरेट, इन सब में नहीं जा पाती हैं। तो जो लड़कियां कॉलेज जा रही होती हैं, जो ग्रेजुएशन कर रही होती हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, उनको प्रोत्साहित करने के लिए और भी लड़कियां जिससे प्रोत्साहित हो सके, तो जो वहां पे मेधावी छात्राएं होंगी जिसकी लिस्ट आपके डिग्री कॉलेज या यूनिवर्सिटी वगैरह देगी, तो उनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्कूटी प्रदान की जाएगी, जिससे वो महिलाओं को जाने में कोई समस्या ना हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूटी बनाए रखें। साथ ही साथ इस योजना का नाम रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना है, हो सकता है इसका नाम ही बदल दे एग्जामिनर। इसी तरीके से मां विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना कहां हो रही है? मिर्जापुर में हो रही है। और अभी इसी वर्ष अगर आप देखोगे 68वीं राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में 25 गोल्ड, 24 सिल्वर यानी रजत और 50 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य सहित कुल 99 पदक उत्तर प्रदेश ने जीते हैं। तो अभी हाल ही में 68 राष्ट्रीय स्कूल खेल प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें 99 पदक उत्तर प्रदेश सरकार ने जीते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के स्कूल के बच्चों ने, जिसमें 25 गोल्ड, 24 रजत और 50 कांस्य। ठीक है, अब आ जाते हैं हम 2 और इंपॉर्टेंट चीज, फिर हमारा ये भी सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। जैसे आगरा में साइंस सिटी की स्थापना करने के लिए 25 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। इससे पहले हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी AI सिटी कहां देखा? लखनऊ में देखा। साइंस सिटी कहां डेवलप होगी? आगरा में होगी। इसी तरीके से साइंस सिटी और नक्षत्रशाला की स्थापना वाराणसी में की जाएगी, जिसके लिए 5 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कितना किया गया? 5 करोड़ रुपए का आवंटन। साइंस सिटी बनेगी और नक्षत्रशाला, ये दोनों ही डेवलप होंगे वाराणसी में, जबकि केवल और केवल साइंस सिटी के लिए 25 करोड़ रुपए आगरा में डेवलप करने के लिए दिया गया है। तो यहां तक आपने देखा कि हमने एजुकेशन व्यवस्था को भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं कृषि और संबद्ध सेवाओं पे कि कृषि और संबद्ध सेवाओं में क्या क्या चीजें आएंगी। चलो तो फिर अब इसी के साथ हम लोग देख लेते हैं कृषि और संबद्ध सेवाएं कि कृषि से संबंधित क्या क्या जो है कि सरकार ने प्रोविजन की। तो यहां पर देखते हैं दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन वृद्धि हेतु निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। यानी इसमें क्या बात है, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में क्या होता है ना कि तिलहन की फसल अच्छी खासी होती है, दलहन की फसल भी होती है, तो इसके क्षेत्र को भी बढ़ाना है कि भाई अब दलहन और तिलहन फसलों का जो अभी तक खेती जो कम क्षेत्र में हो रहा था, इस क्षेत्र को भी बढ़ाइए ताकि अधिक से अधिक खेती की जाए, उत्पादकता भी बढ़ाओ और उत्पादन की वृद्धि भी करो। इन सभी के लिए एक निःशुल्क मिनी किट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश बीज स्वावलंबन नीति 2024 के तहत बीज पार्क विकास परियोजना संचालित की जा रही है, जिसके लिए 251 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। तो बीज पार्क विकास परियोजना संचालित की जा रही कौन सी नीति के तहत? बीज स्वावलंबन नीति 2024। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक ने भी हमें 200 करोड़ रुपए की जो है की व्यवस्था दी है, एक तरीके से लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। किसके लिए? यूपी एग्रीज परियोजना। यूपी एग्रीज का मतलब होता है कि यूपी एग्रीकल्चर यानी कि जो कृषि से संबंधित जो भी परियोजना है उसके लिए हमें वर्ल्ड बैंक ने भी कितना रुपए दिया? 200 करोड़ रुपए दिया है। डायरेक्ट प्रश्न ये बन सकता है आयोग के द्वारा। आगे देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। तो भैया इसी से संबंधित अगर आप देखोगे, कुशीनगर में महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जहां पे 100 करोड़ रुपए आवंटन किया गया है, क्योंकि एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खोली जा रही है जो टेक्नोलॉजी से लैस रहेगी। महात्मा बुद्ध कृषि एवं प्रायोगिक प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय रहेगा, जो कि कुशीनगर में ओपन हो रहा है। तो ये भी आपका एक जीएस का प्रश्न हो गया, करंट अफेयर्स का ही। पर ड्रॉप मोर क्रॉप सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए 720 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, यानी कि एक बूंद पे बहुत अधिक फसल, यानी कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप वाली। साथ ही साथ राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के लिए 650 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और आवारा गायों के भरण पोषण के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। अभी आपको लगेगा सर आपने धनराशियां ही तो बता रखी है। भाई जो कुछ बजट में था ना उसको मैंने धनराशि वाले सेक्शन को क्षेत्रवार आवंटन में लिखा, बाकी जो अलग है, जो आपका इकोनॉमी सर्वे की तरह जो रिपोर्ट दी गई कि भारत के अंतर्गत उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है, कौन से क्षेत्र में वो आगे है पीछे, वो सभी कुछ आपको मिल जाएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहो, सब मिलेगा। ऐसे ही आप देखोगे चिकित्सा क्षेत्र में तो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5.13 करोड़ आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं और इस मामले में उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे है। यानी पूरे देश में जितने भी आयुष्मान कार्ड बने हो उसमें अकेले यूपी फर्स्ट नंबर पे। कितने कार्ड बना के? लगभग 5.25 करोड़ कार्ड इसने बना दिए हैं। इतने लोगों को लाभान्वित किया जा रहा है। इसी के साथ महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहा है।
ये प्रश्न बन सकता है कि विश्वविद्यालयों को लोगे, क्योंकि चिकित्सा वाले सेक्टर को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में बन रहा है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय का निर्माण अयोध्या में किया जा रहा है और राजकीय होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज वाराणसी में निर्मित किया जा रहा है। तो ये तीन चीजें याद रखो। गोरखनाथ से तो आप समझ जाओगे गोरखपुर में, लेकिन आयुर्वेद महाविद्यालय कहां बनेगा? अयोध्या में। होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज कहां बनेगा? वाराणसी में। फिर इसी तरीके से बलिया और बलरामपुर में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए क्रमशः 27 करोड़ और 25 करोड़ रुपए आवंटन किया गया। ध्यान देना कि जिस प्रकार से अभी हम लोगों ने चिकित्सा से समझी, जो आयुर्वेद कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज या फिर आयुष कॉलेज जो हम देख रहे हैं गोरखपुर में, अयोध्या में, वाराणसी में, तो उसी तरीके से स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना एक तो बलिया में हो रही है और एक बलरामपुर में हो रही है। अब आ जाते हैं हम लोग सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, जिसपे उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कंप्लीट बजट का लगभग 4% खर्च किया है। तो ये भी क्रोनोलॉजी याद होनी चाहिए। आधारभूत ढांचे पे 22%, एजुकेशन पे 13%, फिर 11% एग्रीकल्चर पे, चिकित्सा पे 6% और इसके बाद सामाजिक सुरक्षा जो कार्यक्रम है इस पे 4% किया गया है। जैसे मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 700 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ध्यान देना कि पिछली बार के बजट में इस धनराशि को 25,000 रुपए प्रति बालिका कर दिया गया और ये एक परिवार की केवल 2 बच्चियों को मिलता है, जो कि पढ़ाई के लिए होता है। सुमंगला से कहीं शादी वगैरह मत दिमाग में लगा लेना, क्योंकि थोड़ा इस तरीके का शब्द है जैसे मंगल कार्यों की बात हो रही है, नहीं, एजुकेशन से संबंधित है। 2024-25 के बजट से पहले इसमें जो धनराशि दी जाती थी 15,000 रुपए एक बच्ची को दी जाती थी, लेकिन इसको पिछले बजट में बढ़ा के 25,000 रुपए कर दिया गया और इसके लिए इस बार 700 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पहली चीज। अब दूसरा और देख लेते हैं। देखो यहां पर आप देखोगे कि श्रमजीवी महिला छात्रावास बनाए जा रहे हैं। कहां कहां पे बनाए जा रहे हैं? वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर नगर, गोरखपुर, झांसी, आगरा। ये टोटल 7 जिले ऐसे हैं जहां पे मुख्यमंत्री श्रमजीवी महिला छात्रावास निर्माण किया जा रहा है और 170 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और ये नई योजना के तौर पे है। इससे पहले भी मैंने आपको एक नई योजना के बारे में बताया था, एक ये भी नई योजना है जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले वाराणसी, मेरठ, प्रयागराज, कानपुर नगर, गोरखपुर, झांसी, आगरा, इन 7 जिलों में श्रमजीवी महिला छात्रावास, यानी कि जो ऐसा लगता है इस शब्द से कि श्रमजीवी का मतलब क्या हो गया कि श्रम भी करती हूँ, कहीं पार्ट टाइम जॉब करती हूँ या कोई भी काम करती हूँ, साथ ही साथ उनको रहने के लिए छात्रावास दिया जा रहा है बना के, ताकि वो अपनी पढ़ाई भी कर सके। इसी तरीके से मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना यानी कि पोषण अभियान से समय, जिसमें 100 करोड़ रुपए आवंटन किया जा रहा है। एक सबसे बड़ी योजना है दोस्तों वृद्धावस्था या फिर किसान पेंशन योजना भी कह सकते हो। इसमें प्रत्येक लाभार्थी को जो 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है, इसके लिए 8,105 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। अभी तक आपने पढ़ा होगा केवल वृद्धावस्था पेंशन योजना, लेकिन इसमें ऑब्लिक करके लगाया गया था कि किसान पेंशन योजना के लिए भी इसी में टोटल धनराशि दी गई है। 8,105 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और जिसमें 1,000 रुपए प्रति माह पेंशन देने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना जो होती है बच्चियों के, जो गरीब लोग होते हैं, वंचित लोग होते हैं, तो इनका सामूहिक विवाह होता है 150, 150 लोगों का एक साथ, तो यहां पे 550 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए। प्रदेश का जो वृक्षावरण है इस पर भी रिपोर्ट आ चुकी थी, क्योंकि फॉरेस्ट रिपोर्ट आ चुकी थी, हालांकि मैं उसे जल्दी तैयार कर दूंगा। तो वहां पे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है दोस्तों, उसमें क्या बताया गया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे फॉरेस्ट रिपोर्ट में कहा गया कि अब उत्तर प्रदेश का जो वनावरण है वो 9.96% हो गया है। वनावरण और वृक्षावरण वृद्धि के अनुसार उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर पे पूरे भारत में। ध्यान देना कि अभी जो 2023 की ISFR रिपोर्ट, अभी तक तो हम 2021 की पढ़ते थे, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होती है, अब यहाँ पे ISFR जो रिपोर्ट आई 2023 की आ गई है। अगर आप टोटल की बात करोगे ना, तो टोटल में तो वृक्षावरण वगैरह ये सब तो जो है कि MP वगैरह में ज्यादा होते हैं, अरुणाचल में, मिजोरम में, इन सभी क्षेत्रों में। लेकिन पिछले वर्ष की अपेक्षा वृद्धि कहां पर सबसे अधिक देखने को मिली है, तो यहां पर यह बात लिख रहा हूं मैं, ये बात कही जा रही है। तो वृद्धि के मामले में उत्तर प्रदेश आपका सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट पे कौन आता है ये आपको कॉमेंट सेक्शन बताना है, ठीक है। तो वृद्धि के मामले में हो गया। इसी तरीके से देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र, जो कि लाल सिर वाला जो गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र होता है, गोरखपुर जिले के कैंपियर रेंज के अंतर्गत स्थापित किया गया। लेकिन अगर आपसे जिला पूछा जाएगा तो महाराजगंज लिखना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उस समय भी कंफ्यूज थे कि सर गोरखपुर जिला थोड़े है, महाराजगंज है। ध्यान देना कि जो वन विभाग है वहां का, जो उसकी जो रेंज होती है फॉरेस्ट रेंज, उसमें गोरखपुर और महाराजगंज जिले दोनों आ जाते हैं। लेकिन जो स्थापना हुई है वो आपके महाराजगंज जिले में की गई है।
साथ ही साथ गोरखपुर में ही एक और नए विद्यालय को प्रस्तावित किया गया एक नई योजना के तहत। ये हम तीसरी नई योजना पढ़ रहे हैं। तीसरी, गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए एक नवीन योजना प्रस्तावित की गई और 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। आप ऐसा भी कर सकते हो, इस पीडीएफ को अगर निकलवा लीजिएगा पेमेंट करके लेने के बाद, तो पीडीएफ निकालने के बाद क्या करना है कि जो 4-5 योजनाएं मैंने नई नई बताई है कि कौन कौन सी नवीन योजना प्रस्तावित की गई है 28,000 करोड़ की, तो वहां पे धनराशि लिख के उसी के नीचे आप योजना भी लिख सकते हो कि अच्छा ये नई नई योजनाएं इस बार प्रस्तावित है, इससे पहले कभी बजट में नहीं थी। तो गोरखपुर में क्या हो रहा है, एक उत्तर प्रदेश वानिकी औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री पर्यटन स्थल के विकास योजना के लिए 400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और सीतापुर जिले के नैमिषारण में वेद विज्ञान केंद्र की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए धनराशि प्रस्तावित की गई है। तो ये जो वेद विज्ञान केंद्र है ये कहां बनाया जा रहा है दोस्तों, नैमिषारण में, जिसको 88,000 ऋषियों की जो है कि तपस्थली कहा जाता है, जहां पे वो लोग हवन कुंड या पूजा पाठ कर रहे थे, ठीक है, सीतापुर जिले में। तो यहां पर ये बातें समझ में आ गई। अब हम चलते हैं यहाँ पे मिर्जापुर में भी। देखो मिर्जापुर में तीसरी बार मैं आपको शब्द पढ़ा रहा हूं, क्यों, इससे पहले मैंने आपको बताया था विंध्यवासिनी जो एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो आपके गंगा एक्सप्रेसवे के प्रयागराज से आगे बढ़ के मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र तक जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि माँ विंध्यवासिनी विश्वविद्यालय बन रहा है वहां पे राज्य। तीसरा, वहां पे जो मंदिर है ना उसको विस्तारीकरण किया जा रहा है। जैसे अगर आप मिर्जापुर के क्षेत्र के आसपास के होंगे या नहीं भी होंगे तो पढ़ लीजिए। मिर्जापुर में त्रिभुजाकार क्षेत्र में, कुछ इस तरीके से त्रिभुजाकार क्षेत्र में माँ विंध्यवासिनी मंदिर जो कि पहले से ही है, वहां पे माँ अष्टभुजा मंदिर भी है और माँ काली खो मंदिर भी है। इनमें एक परिक्रमा पथ तैयार किया जा रहा है और इसके लिए भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है, जो कि 100 करोड़ रुपए इसके लिए प्रस्तावित है। अब जैसे मान लेते हैं कि ये एक मंदिर हो गया इस तरीके से, तो यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी हो गया, यहाँ अष्टभुजा मंदिर हो गया, यहाँ काली खो मंदिर हो गया, तो इसके चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा और इसी के लिए 100 करोड़ रुपए जो है कि प्रस्तावित किए गए हैं। तो ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है। उसी तरीके से श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर मथुरा वृंदावन कॉरिडोर के निर्माण के लिए भूमि क्रय करने हेतु 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। जैसे आपका कॉरिडोर कहां पे है, महादेव काशी नगरी जो विश्वनाथ कॉरिडोर है, या फिर उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर है, इसी तरीके से मथुरा वृंदावन कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए भूमि खरीदने के लिए 100 करोड़ रुपए दिया जा रहा है। मेरठ में एक खेल विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है, 223 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। वाराणसी में पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसके बाद पहली बार भारत सरकार के सहयोग से एक जनपद एक खेल योजना के तहत 72 जनपदों में खेलो इंडिया केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। जैसे खेलो इंडिया कार्यक्रम संचालित होता है, तो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने, याद होगा आपको कि 2018 में ओडीओपी शुरू किया था, 2018 में, कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी एक जिला एक उत्पाद योजना लाई थी और इस योजना को बहुत तवज्जो दी गई। इस योजना से काफी लोगों को लाभ मिला, काफी लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ। इसी को ध्यान में रखते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स पे भी एक योजना शुरू की गई थी, आई थिंक 2022 में। कंफर्म कर देना एक बार ईयर दोस्तों, अगर 2022 ना हो के कुछ और हो। मुझे जहां तक याद आ रहा है 2022 है, ठीक है। तो इसमें जो एक जनपद एक खेल है ना, अब इसे खेलो इंडिया के तहत जो है कि संचालन किया जाएगा 72 जनपदों में, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आते हैं एक आखिरी हेडिंग पे। देखो अभी तक हमने जो पढ़ा बजट के बारे में पढ़ लिया कि बजट में आय कितनी होगी, व्यय कितना होगा, पूंजीगत व्यय कितना हो रहा है, राजस्व व्यय कितना हो रहा है, प्राप्ति कितनी हो रही है, या आपने फिस्कल डेफिसिट पढ़ लिया जो राजकोषीय घाटा था 2.97%, बजट का घाटा कितना हो गया, कौन सा बजट था, कब प्रस्तुत हुआ, ये सब कुछ पढ़ लिया। इसमें जो क्षेत्रवार आवंटन जो हमने 5 क्षेत्रों में पढ़ा, बुनियादी ढांचे को पढ़ा, शिक्षा को पढ़ा, चिकित्सा को पढ़ा, सामाजिक सुरक्षा पढ़ा, कृषि पढ़ा, इनमें अलग अलग परसेंटेज में कितना कौन कौन सी योजना के तहत आवंटन किया गया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, आपके माइंड में एक फ्रेम बैठ गया कि अच्छा इन सेक्टर में इस तरीके से पैसे को आवंटित किया गया है। और अब हम बात करेंगे जो कुछ अलग अलग उपलब्धियां बताई गई थी हर एक सेक्टर के तहत, वो हमने अलग तथ्य के रूप में लगभग 20 तथ्यों को कवर किया। कितने, 20 तथ्यों को, जिसे हम लोग अगले 12 से 13 मिनट में कवर करेंगे। जैसे अभी एक रिपोर्ट आई थी नीति आयोग के द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 से लेकर 2022-23 तक की अवधि के लिए राज्यों की राजकोषीय स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित की गई है कि किन किन राज्यों की जो राजकोषीय नीति है वो कैसी चल रही है, क्या कोई राज्य घाटे में चल रहा है, क्या कोई राज्य जो है कि बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है, ये सभी चीजों पे तो नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की थी 2014-15 से लेकर 2022-23 तक। तो यहां पर नीति आयोग जब से गठित हुआ है, 2015 में गठित हुआ था, तो नीति आयोग की इस उपलब्धि को
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री ने इसको बजट में मेंशन किया है, जिसमें इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को अग्रणी यानी फ्रंट रनर श्रेणी में रखा गया है कि हम अपने राजकोषीय घाटे को लगातार कम करने का प्रयास कर रहे हैं और अपने राज्य की आर्थिक व्यवस्था को बेहतर करते जा रहे हैं। तो हमारे को क्या रैंकिंग मिली उत्तर प्रदेश को? फ्रंट रनर यानी अग्रणी। और इसकी जो थीम थी फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, क्या था दोस्तों? फिस्कल हेल्थ इंडेक्स, जो कि 2014 से 19 में था 37% पॉइंट और 2022-23 में बढ़ के 45.9 पॉइंट हो गया, यानी बेहतर दिखाया गया है। तो हमारे राज्य की श्रेणी कौन सी होगी? फ्रंट रनर हो गई। इसी तरीके से आरबीआई ने भी एक रिपोर्ट जारी की है दोस्तों। आरबीआई ने एक रिपोर्ट जो जारी की है, वो रिपोर्ट जारी क्या की है? 2024-25 के नाम से, कि राज्यों के कर प्राप्ति में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे। कहने का मतलब क्या है? जैसे बहुत सारे राज्य क्या होते हैं कि अपने प्रशासन और नौकरशाही के खराब रवैये की वजह से पर्याप्त मात्रा में जो कर को वसूल सकते थे, जो कर प्राप्त कर सकते थे, टैक्स रिसीव कर सकते थे, वो नहीं कर पा रहे थे। तो इस बार आरबीआई ने एक रिपोर्ट जारी की कि राज्यों में कर प्राप्तियों में महाराष्ट्र प्रथम नंबर पे है और उत्तर प्रदेश सेकंड नंबर का है। इसका मतलब है कि कर प्राप्ति प्रशासन में सुधार हो रहा है। अर्थात योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी टैक्स पेयर हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हो, सभी लोग अपना टैक्स पे कर रहे हैं, कोई भी चोरी नहीं कर रहे हैं। और इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार दूसरे नंबर पे आती है टैक्स को कलेक्ट करने के मामले में। इज इट क्लियर हो गया? समझ में आ गई ये रिपोर्ट? तो यहां पर इस रिपोर्ट के माध्यम से सेकंड स्थान मिला और यही इकोनॉमी सर्वे के रूप में काम करेगा। दूसरा, इन्होंने कहा है कि 2024-25 जो बीत गया वित्तीय वर्ष, उसमें इन्होंने कहा कि हमारे देश राज्य की जो जीडीपी होगी वो 27.51 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था क्लास के स्टार्टिंग में। 27.51 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। ठीक इसी प्रकार से इन्होंने यह भी मेंशन किया कि 2023-24 में हमारे देश की जो जीडीपी थी वो 9.6% थी, जबकि उत्तर प्रदेश की जीडीपी 11.6% थी। यानी हम राष्ट्रीय जीडीपी से भी बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, राष्ट्रीय जीडीपी भी हमसे कम चल रही है। तो कितनी थी नेशनल जीडीपी? 9.6, लेकिन राज्य सरकार की 11.6% थी 2023-24 में। साथ ही साथ इन्होंने यह भी कहा कि जब हम 2017 में योगी जी के सरकार के नेतृत्व में जब हम सरकार बनाते हैं, तो उस समय जो हमें लोगों की पर कैपिटा इनकम देखने को मिली थी 25-30 हजार रुपए थी, लेकिन अब हमने इस पर कैपिटा इनकम को इतना बढ़ा दिया 2023-24 तक कि 93,514 रुपए हो गई। कितना हो गया दोस्तों? 93,514 रुपए जो है कि पर कैपिटा इनकम हो चुकी है। साथ ही साथ इन्होंने यह भी उपलब्धि के तौर पे कहा कि जनपद मुख्यालय के 58 नगर निकायों को भी आदर्श स्मार्ट नगर निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा और प्रति नगर निकाय के लिए 2.5 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। तो कितने नगर निकाय? जैसे अभी आपने पढ़ा कि अयोध्या को एक सोलर सिटी बनाया जाएगा, 16 नगर निगमों को सौर सिटी बनाया जाएगा, नोएडा को बनाया जा रहा है, लेकिन वो सोलर सिटी बन रही है। ये क्या बन रहे हैं दोस्तों? ये स्मार्ट शहर बन रहे हैं, स्मार्ट सिटी। इसमें जो 58 नगर निकाय हैं, जहां पे नगर निगम नहीं होते, छोटी छोटी नगर पालिका नगर परिषद होती है, तो इनको विकसित किया जाएगा। प्रत्येक नगर निकाय के लिए 2.5 करोड़ रुपए आवंटित किया जा रहा है। दूसरा, 2 अक्टूबर 2024 से जीरो पॉवर्टी अभियान को प्रारंभ किया गया, जिसको मैंने ऊपर ही आपसे मेंशन कर दिया। वहीं एक और उपलब्धि बताई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 3 करोड़ किसानों को अब तक 79,500 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से भेजा जा चुका है। इसमें क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि इसमें किसानों को 6,000 रुपए दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 6,000 रुपए, और इनको 2-2 हजार रुपए करके 3 किस्तों में दिया जाता है। लेकिन जहां तक मुझे क्लियर हो रहा है कि अब इस बार के बजट में क्या कर दिया गया, इस रुपए को बढ़ा के, शायद नहीं, ये बढ़ाया नहीं गया है, ये बल्कि एक कमेटी की रिपोर्ट थी, उसमें कहा गया था कि भाई 12,000 रुपए कर दिया जाए इन किसानों का। एक कमेटी की रिपोर्ट थी, ठीक है, उसको छोड़ो। ये आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई, क्योंकि जिन योजनाओं का जिक्र वित्त मंत्री जी ने अपने बजट में किया है, उन योजनाओं के संबंध में 2-3 चीजें आपको पता होनी चाहिए। उस योजना का उद्देश्य क्या है? तो भैया इस योजना का तो उद्देश्य है कि 6,000 रुपए प्रत्येक किसान को दिए जाते हैं, जो कि 2,000 रुपए की किस्त होती है, तीन बार दी जाती है। साथ ही साथ इस योजना को शुरू कब किया गया था, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसमें 3 करोड़ किसानों को दिया जा चुका है इस समय डीबीटी के माध्यम से 79,500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 19 सितंबर 2019 को लागू हुई थी। साथ ही साथ औसत गन्ना उत्पादकता जो 72 टन प्रति हेक्टेयर थी, ये बढ़कर 85 टन प्रति हेक्टेयर हो चुकी है। यानी हमारे उत्तर प्रदेश में जैसे मान लो इतना बड़ा क्षेत्र है सेम, इसमें पहले जो है कि 72 हेक्टेयर मतलब प्रति हेक्टेयर 72 टन जो है कि गन्ने का उत्पादन हो जाता था, लेकिन अब इसी क्षेत्र में हमने
अलग अलग प्रकार की जो बीज, सिंचाई व्यवस्था और भी चीजों में सुधार करने के बाद इसमें कितना कर दिया, 85 टन प्रति हेक्टेयर उत्पादन हो गया गन्ने का। तो ये भी डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है 72 से 85 तक जाने वाली कहानी का। और ये हमारा लास्ट पेज है जिसको हम लोग जल्दी खत्म कर लेंगे। जैसे लखपति महिला योजना के तहत 51 लाख से अधिक दीदियों का चिन्हांकन किया गया, जिसमें 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति श्रेणी में आ चुकी है, यानी उनकी वार्षिक इनकम 1 लाख से अधिक हो चुकी है। उसी तरीके से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत अब तक 1.86 यानी कि 1.86 करोड़ लाभार्थी हो चुके हैं। जैसे पूरे अगर हम भारत में बात करें तो आई थिंक इसमें अब 10 करोड़ से अधिक महिलाएं हो चुकी हैं, मतलब 10 करोड़ से अधिक उज्ज्वला योजना के तहत कनेक्शन पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए। उत्तर प्रदेश में 1.86 यानी 1.86 करोड़ लाभार्थी हो चुके हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि अभी तक आपको पता होगा कि इसमें 1 सिलेंडर मुफ्त दिया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में इसमें 2 निःशुल्क सिलेंडर दिए जाते हैं। और ये योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से शुरू हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लॉन्च किया था। इस योजना को कब किया था, 1 मई 2016 को इसको शुरू किया था और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से किया था। ठीक है। मनरेगा के वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिलाओं की जो सहभागिता थी 42% थी और मनरेगा के तहत मानव दिवस सृजन करने में उत्तर प्रदेश प्रथम है, यानी मनरेगा के तहत सबसे अधिक काम उत्तर प्रदेश में लोगों को मिला है। इसी तरीके से एमएसएमई की बात करेंगे तो लगभग 96 लाख एमएसएमई की संख्या है उत्तर प्रदेश में और 1.65 करोड़ लोगों को रोजगार की उपलब्धता भी है। हालांकि एक रिपोर्ट आई थी उद्यम पोर्टल की जनवरी 2024 में, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश देश में एमएसएमई की संख्या में 9% का योगदान करते हुए 3rd नंबर पे है, क्योंकि जो पहला नंबर था वो था आपके महाराष्ट्र का, दूसरा नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन तीसरा मैंने आपको बता दिया कि जो कि यूपी में है, सबसे अधिक यहीं पे एमएसएमई देखने को मिला। इसी तरीके से कुछ और उपलब्धियां हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 9.57 करोड़ खातों को ओपन किया जा चुका है और सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में किया गया, इसलिए उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। वर्तमान में लगभग 57 करोड़ खाते जो है कि ओपन किए जा चुके हैं प्रधानमंत्री जनधन खाते में। उत्तर प्रदेश में अकेले 9.57 करोड़ और इस प्रकार से उत्तर प्रदेश प्रथम नंबर पे है। समझ में आ गया। ये सभी आपकी इकोनॉमी सर्वे की तरह रिपोर्ट है कि भाई उत्तर प्रदेश कहां कहां पे बेहतर कर रहा है। जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए 6.52 करोड़ रुपए नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। किस पे है, प्रथम स्थान पे। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2.28 करोड़ रुपए नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। इसी तरीके से जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2.67 करोड़ ग्रामीण परिवारों को नल से जल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया था ग्रामीण परिवारों में, जिसमें 2.3 करोड़ घरों को नल उपलब्ध करा दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में बाघों की संख्या दोस्तों 2018 में 173 थी और जो बढ़ के 2022 में कितनी होगी, 2005 में। इसी में पीलीभीत टाइगर रिजर्व को बाघ संख्या दुगनी करने का TX2 पुरस्कार भी दिया जा चुका है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। नेक्स्ट आपका और लास्ट पॉइंट है धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को किया गया। ये योजना बजट में मेंशन थी, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, अदरवाइज ये यूपी से संबंधित नहीं है। लेकिन हो सकता है एग्जामिनर इसको पूछ लेगा कि भाई इसको कब शुरू किया गया। वैसे भी इस बार एग्जामिनर जो है कि दिमाग घुमा हुआ है, उसका डेट को बहुत पूछता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो गई दोस्तों। अब आप क्या कर सकते हो कि 8527594636 इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करो और मेरी टीम से कांटेक्ट करके केवल और केवल 15 रुपीज आप पेमेंट करके इस बजट की कॉपी को ले सकते हो, पीडीएफ को, जो केवल 6 पेजों की है। और इसको आप प्रिंट आउट निकाल लोगे तो ये मान के चलो कि 20 रुपए के खर्चे में आपके पास यूपी बजट लेटेस्ट सभी डाटा के साथ आपके पास आ गया। और आप इसे रटते रहो, क्योंकि अगर बजट से प्रश्न आएगा तो इनसे बाहर कोई प्रश्न नहीं जाएगा, चाहे तो आप बजट को उठा के देख सकते हो और कोई भी प्रश्न बजट से नहीं आएगा। बाकी और भी नोट्स की डिटेल जो मैंने स्टार्टिंग बताई थी वो सभी डिटेल आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी और यहाँ पे आप इंक्वायरी कर सकते हो मेरी टीम से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना दोस्तों। और कितने लोग चाहते हैं कि सेंट्रल बजट भारत सरकार का जो आया था 1 फरवरी को और इकोनॉमी सर्वे, उस पर भी इसी तरीके के नोट्स और अगर क्लास चाहते हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करो। टारगेट मेरा दोस्तों रहेगा कि कम से कम 200 लाइक तो हो ही जाने चाहिए, तभी मैं जो है कि उम्मीद करूंगा कि हाँ इसके आगे नोट्स बनाने हैं कि नहीं। और शेयर जरूर करो, जब शेयर करोगे तभी लोग लाइक भी करेंगे और उसके बाद ही मैं भी मोटिवेशन लूंगा कि हाँ भाई क्लास मुझे बनानी है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।